नमस्कार, मैं मणिभूषण मीना। अब हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के चौथे वीडियो के ऊपर आज स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ड्यूडेनियम या ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी हम जानते हैं जैसे कि छोटी आंत्र का पहला भाग होता है। छोटी आंत्र ड्यूडेनियम जेजुनम और इलियम से मिलकर बनी होती है। जेजुनम ओनली मेमल से पाया जाता है। अब इसके दो मेन पार्ट होते हैं छोटी आंत्र के, ड्यूडेनियम एंड इलियम, जिसके अंदर पाचन अवशोषण का महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ये दोनों के दोनों। तो पहले हम बात करते हैं डाइजेशन इन ड्यूडेनियम या डाइजेशन इन पाचन ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में किसी प्रकार के पाचक एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होता, परंतु ग्रहणी या ड्यूडेनियम में दो विशिष्ट पाचक ग्रंथियां, एक होता है लिवर या यकृत, दूसरा पैनक्रियाज या अग्नाशय खुलती है। लिवर से बाइल जूस या पित्तरस का स्रावण होता है, तब पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस का स्रावण होता है। तो पहले हम बात करते हैं लिवर की। यह शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यकृत पूर्ण रूप से विसरल पेरिटोनियम द्वारा कवर रहता है। मुख्यतः यह राइट लोब तथा लेफ्ट लोब में बटा होता है। ये दोनों लोब फेल्सीपोरम लिगामेंट द्वारा पृथक रहते हैं। राइट तथा लेफ्ट कोनेरी लिगामेंट द्वारा लिवर डायफ्राम से लटका रहता है। मोस्टली लिवर के हम कहने का मतलब है मोस्टली लिवर के दो भाग होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इन दोनों को फेल्सीपोरम लिगामेंट अलग अलग करता है या पृथक करता है, तथा ये दोनों के दोनों लिवर के पार्ट डायफ्राम की कैविटी के अंदर, डायफ्राम के नीचे कैविटी के अंदर, बॉडी शरीर की गुहा के अंदर राइट तथा लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट द्वारा लटके हुए रहते हैं। लिवर के दोनों लोब छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट के बने होते हैं, जिनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। जो यकृत की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। यकृत की जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं जिनके द्वारा यकृत बना होता है, उनको हम हिपेटोसाइट सेल या हिपेटोसाइट कोशिका भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बाइल जूस की। लिवर की हिपेटोसाइट कोशिकाएं, जैसे मैंने बताया लिवर की कोशिकाओं को हम हिपेटोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। लिवर की हिपेटोसाइट कोशिकाएं हरे पीले रंग का एक तरल या लिक्विड को सीक्रेट करती है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। यह जनरली गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है और जब भी जरूरत होती है या आवश्यकता होती है इसको ड्यूडेनियम या ग्रहणी में फ्री कर दिया जाता है। ड्यूडेनियम की जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, जो उसका समीपस्थ भुजा होती है, समीपस्थ एंड सिरा होता है, उसके अंदर उसको फ्री कर दिया जाता है। अगर हम बाइल जूस के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका टोटल अमाउंट जो दिन भर में बनता है वो आधा से 1 लीटर यानी 500 ml से 1000 ml तक बनता है। इसके पीएच की बात करें तो ये पीएच 7.7 से 8.6 होता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति का या एल्केलाइन प्रकृति का होता है। इसमें 89% वाटर पाया जाता है। इसमें बाइल सॉल्ट 6% होते हैं। बाइल सॉल्ट क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे। इसी प्रकार 3.4% बाइल पिगामेंट पाए जाते हैं। बाइल पिगामेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें 0.8% होती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है। लिसाइथिन की मात्रा 0.3% होती है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स करीब 0.5% पाए जाते हैं। यहाँ पे लिवर की हम संरचना दिखाई गई है कि लिवर के अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है, उसका प्रकार क्या है, इस डायग्राम के अंदर पूरी तरह दिखाया गया है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बाइल सॉल्ट की। बाइल सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं या दो होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट। इनके मुख्य कार्य होते हैं भोजन में उपस्थित वसा का विखंडन व पायसीकरण करना। हम जानते हैं कि वसा जल में अघुलनशील होती है, जिसके कारण इसका पाचन इतना आसानी से नहीं हो पाता। इसके पाचन करने की एक विशिष्ट क्रिया होती है जिसको हम पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसके हम स्टडी आगे करेंगे। तो उसके अंदर बाइल सॉल्ट मतलब सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इनके कारण जल का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे लाइपेज की क्रिया हेतु आधार तल बढ़ जाता है, वसा के पाचन व अवशोषण में सहायता मिलती है। कहने का मतलब है कि पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन ये क्या करते हैं,
जल का पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। लाइपेज जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वसा के पाचन करने वाला एंजाइम है। सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण जल का लाइपेज का वसा के अणुओं के ऊपर पाचन करने के लिए की क्रिया करने के लिए अधिक सतह उपलब्ध होती है, जिससे कि उसका अधिक आसानी से पाचन और अवशोषण हो सके। इसकी डिटेल में स्टडी में आगे करेंगे। ये वसा में घुलनशील विटामिन के ये वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में भी सहायक होता है। यह इनएक्टिव लाइपेज को एक्टिव लाइपेज में परिवर्तित या कन्वर्ट करता है। दूसरी बात की थी हमने पित्त वर्णन किया बाइल पिगमेंट्स की। बाइल पिगमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बिलीरुबिन, दूसरा होता है बिलीविरिडिन। इन दोनों का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। जो बिलीरुबिन जैसे कि नीचे चार्ट में दिखाया गया है, बिलीरुबिन येलो पिगमेंट होता है, बिलीविरिडिन ग्रीन पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन आगे जाके मीजोबिलीरुबिनोजन में कन्वर्ट होता है। मीजोबिलीरुबिनोजन स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्टर्कोबिलिनोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे स्टर्कोबिलिन बनता है। स्टर्कोबिलिन जो हमारा स्टूल होता है या जो हमारा मल होता है उसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार ये स्टर्कोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन किडनी में जाके यूरोक्रोम में परिवर्तित हो जाते हैं और यूरोक्रोम हमारे मूत्र को पीला कलर प्रोवाइड करता है। ये दोनों ये हमारे मल और मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तीसरी बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल और लिसाइथिन की। कोलेस्ट्रॉल तथा लिसाइथिन फास्फोलिपिड है, मतलब एक प्रकार का यह फैट है जो भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है तथा कुछ मात्रा में इनका संश्लेषण शरीर में भी होता है। जनरली हम सुनने भी आता है कि हम हार्ट के मरीज कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, वो वही कोलेस्ट्रॉल है। तीसरा है इसमें कंपोनेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और फास्फेट्स आते हैं। जो बाइल जूस में कुछ मात्रा में सोडियम हाइपोकार्बोनेट की पाया जाता है, NaHCl3 भी पाया जाता है, जो काइम के एसिडिक माध्यम को उदासीन कर उसे क्षारीय माध्यम बनाता है। काइम मैंने बताया था जब भोजन मुख में चबाते हैं तो पहले वो बोलस में कन्वर्ट होता है, फिर वह स्टमक में आता है। स्टमक में जब उसके अंदर अमाशय रस निर्माण मिल जाता है तो वो एक लिक्विड, हरे कलर के लिक्विड में बदल जाता है, जिसको हम काइम कहते हैं। जो परंतु उसके अंदर HCl ज़्यादा उपस्थित होता है, इसलिए उसका माध्यम एसिडिक होता है। ये NaCO3 उसी एसिडिक माध्यम को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि आगे इंटेस्टाइन को HCl से हानि न पहुंचे। फंक्शंस ऑफ लिवर के कार्य की। लिवर के कार्य में सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट उपापचय। मेटाबॉलिज्म आप जैसे जानते हैं, मैं समझाऊं शॉर्ट में, तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब शरीर में किसी भी चीज का निर्माण एनाबॉलिज्म कहलाता है और शरीर में किसी भी चीज का विघटन या टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम भी करता है। लिवर जैसे कैसे काम करता है, जैसे लिवर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का कंट्रोल करता है या ग्लूकोज के लेवल का रेगुलेशन या नियमन करता है। जब ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो एक प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की क्रिया होती है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके ही अपोजिट एक क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। जैसे ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो ग्लाइकोजिनोसिस की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। लीवर कुछ मात्रा में ब्लड में उपस्थित कुछ अमीनो एसिड्स तथा लैक्टिक एसिड का रूपांतरण भी ग्लूकोज में कर देते हैं। अमीनो एसिड्स हम जानते हैं प्रोटीन के विघटन से जब प्राप्त होता है हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, और लैक्टिक एसिड जब हम एनाएरोबिक या अवायवीय रेस्पिरेशन या होता है तब उसके द्वारा लैक्टिक एसिड्स का निर्माण होता है। ये लैक्टिक एसिड शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इसका रूपांतरण ग्लूकोज में कर दिया जाता है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है फैट मेटाबॉलिज्म या वसा का उपापचय करता है। जैसे वसा का बीटा ऑक्सीडेशन कर उसको फैटी एसिड तथा एसिटिल कोएंजाइम ए में बदल देता है। लिवर में कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण होता है। तीसरा इसका मुख्य उपयोग कार्य होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लिवर सेल में अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन का संश्लेषण होता है। ये मोस्टली प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं।
जब हम आगे जाके कभी ब्लड का थक्का पड़ना वगैरह पड़ेंगे तो उसके अंदर ये सब प्रोटीन्स आएंगे। लिवर में डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन की क्रिया भी होती है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। चौथा इसका मुख्य कार्य डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर टॉक्सिक पदार्थ जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, आप जानते हैं पेनिसिलिन एरिथ्रोमाइसिन दोनों ही हाई लेवल की एंटीबायोटिक होती है। सल्फोमेट एंटीबायोटिक हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हालांकि हम दवाइयों के रूप में लेते हैं पर वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। सल्फोमाइड जैसे हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल करता है, तो ये हम हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं बिलीरुबिन और बिलीरुबिन का निर्माण करता है, बॉयल सॉल्ट्स का निर्माण करता है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्केलेट, यह स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे लिवर में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई तथा के का स्टोरेज भी किया जाता है। फेगोसाइटोसिस भी करता है। फेगोसाइटोसिस एक प्रतिरक्षी तंत्र से संबंधित क्रिया है। आपने देखा होगा, अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा जिस तरह भोजन ग्रहण करता है उस घटना को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी कुछ कोशिकाएं ऐसी पाई जाती है जो फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा बाहरी पदार्थों जैसे बैक्टीरिया, कोई प्रोटोजोआ हुआ या कोई वायरस हुआ, उसका भक्षण कर देती है। तो इसकी जो लिवर के अंदर एक सेल पाई जाती है कुफर सेल्स, जो फेगोसाइटोसिस के द्वारा डेड आरबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी तथा जो बाहरी जीवाणु हैं उनको फेगोसाइटोसिस करके उनको नष्ट कर देती है। मतलब ये प्रतिरक्षी तंत्र से संबंधित कार्य करती है। इसका कार्य है एक्टिवेशन विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। लिवर द्वारा विटामिन डी का सक्रियण भी किया जाता है। ये लिवर के मुख्य कार्य है। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज या अग्नाशय की, जो हमारे दूसरी मुख्य पाचन ग्रंथि है। अग्नाशय 3 भागों से मिलकर बना होता है जिसको हम हेड, बॉडी, टेल कहते हैं। यह एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? वह अंग जो रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में पाए जाते हैं। अब रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस क्या होता है? वह स्पेस होता है जो एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम के पीछे की तरफ स्थित होता है, उसको हम रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। और उसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनको हम रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। तो पेनक्रियाज भी एक प्रकार का रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। अग्नाशय की फंक्शन यूनिट को हम एसिनाई सेल कहते हैं। जैसा लिवर की कोशिकाएं हिपेटोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उसके बाद पेनक्रियाज एसिनाई सेल से मिलकर बना होता है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस का स्रावन करता है। एसिनाई सेल्स मिलकर अग्नाशय, ये सारी एसिनाई सेल्स अग्नाशय का एक्सोक्राइन पार्ट बनाती है जो उसका 99% होता है। और इसके अलावा इसके अंदर 1% लैंगरहैंस की आइलैंड पाई जाती है। आपने 12वीं क्लास में नॉर्मली पढ़ा होगा। इसके अलावा इसमें 1% लैंगरहैंस की आइलैंड पाई जाती है जो उसका एंडोक्राइन पार्ट बनाती है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पिछले सेल्स में। एक्सोक्राइन सेल्स वो होती है जो अपने स्राव को या अपने उत्पाद को एक नलिका के माध्यम से किसी अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए। और एंडोक्राइन पार्ट सेल्स वो होती है जो अपना उत्पाद या अपना स्राव सीधा ब्लड में सीक्रेट कर देती है और ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन तक ले जाता है। तो जो एसिनाई सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ये एक नलिका के माध्यम से अपने स्राव, इनका जो उत्पाद क्या है पेनक्रियाटिक जूस, वो अपने उत्पाद को ड्यूडोनियम के अंदर छोड़ती है, ग्रहणी में छोड़ती है। इसके अलावा जो इसका 1% भाग लैंगरहैंस के आइलैंड्स का बना होता है, यह एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है इसका, जो अपना उत्पाद सीधा ब्लड में छोड़ती है। इस लैंगरहैंस आइलैंड्स में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो 4 अलग अलग हार्मोन को सीक्रेट करती है। इसमें पहली कोशिकाएं पाई जाती है अल्फा या ए कोशिकाएं। यह संपूर्ण लैंगरहैंस आइलैंड की 20% होती है और ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है बी सेल्स या बीटा सेल्स। ये हार्मोन 70% कोशिकाएं पाई जाती है लैंगरहैंस आइलैंड्स की। यह इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन का आपने नाम सुना ही होगा। यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। इसी पर बाकी 2 माइनर सेल्स और पाई जाती है जिसको हम डेल्टा या सेल्स कहते हैं, जो करीब 5% होती है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। चौथी होती है एफ सेल्स, ये 5% होती है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सीक्रेशन करती है। अगर हम पेनक्रियाटिक जूस के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका टोटल अमाउंट होता है 500 से 800 ml पर डे। इसका पीएच होता है 8H, इसमें वाटर कंटेंट होता है 98.5%। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट उसके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट इत्यादि पाए जाते हैं।
ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमेट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज, अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, पोलिन न्यूक्लियोटाइडेज पाए जाते हैं जो सभी एंजाइम हैं। अब हम पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेस्टिव एक्शन की बात करें तो इनके हम कौन सा एंजाइम क्या क्या काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हम लेते हैं ट्रिप्सिनोजन एंजाइम। ये एक निष्क्रिय एंजाइम है जो एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एंटेरोकाइनेज एक अलग एंजाइम है जो इलियम में सीक्रेट होता है, इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे। तो यह एक निष्क्रिय एंजाइम है जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे में दिखाया गया ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को उनको मध्यवर्ती उत्पाद छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम है इसका काइमोट्रिप्सिनोजन। यह एक एंडोपेप्टाइडेज हार्मोन है, यह भी प्रोटीन को बिल्कुल बीच में से तोड़ता है। ये क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन भी एक इनएक्टिव फॉर्म है जो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एंजाइम की एक्टिव फॉर्म है। ये काइमोट्रिप्सिन भी क्या करता है, प्रोटीन के बड़े बड़े अणुओं को उसको मध्यवर्ती उत्पाद या पॉलीपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड में तोड़ देता है। तीसरे प्रकार के एंजाइम होते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम्स। ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन की श्रृंखलाओं को किनारों से तोड़ते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का मतलब है प्रोटीन की श्रृंखलाओं को किनारे से तोड़ते हैं। और कहाँ से तोड़ते हैं, कार्बोक्सी सिरे से तोड़ते हैं, इसलिए इसको हम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स को यानी कि मध्यवर्ती प्रोटीन उत्पाद को कार्बोक्सी सिरे से तोड़ के अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एंजाइम है अमीनोपेप्टाइडेज। ये भी एक प्रकार का एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को किनारे से तोड़ता है। और कहाँ से तोड़ता है, अमीनो एंड के सिरे से तोड़ता है, इसलिए इसको अमीनोपेप्टाइडेज कहते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ के अमीनो अम्ल के सिरे से तोड़ के अमीनो सिरे से तोड़ के उसको अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एंजाइम आता है इसका एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर एंजाइम आता है माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसका नेक्स्ट एंजाइम आता है सुक्रेज जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट एंजाइम है लैक्टेज जो लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट इसका एंजाइम आता है लाइपेज और स्टेप्सिन। यह एंजाइम पाइसीकृत या इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉइड में तोड़ देता है। इसका नेक्स्ट एंजाइम आता है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज जो कोलेस्ट्रॉल को उसके एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। और पोलियोन्यूक्लियोटाइडेज, ये दो प्रकार के होते हैं, आरएनएज और डीएनएज। आरएनएज एंजाइम आरएनए को न्यूक्लियोटाइड तोड़ देते हैं और उनके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डीएनएज एंजाइम डीएनए को तोड़ के उसके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। यह फंक्शंस है पैनक्रियाटिक जूस के। धन्यवाद। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे।